It will be about CAG. CAG मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। CAG के बारे में बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने इस पद के लिए सारे पदों से सर्वश्रेष्ठ माना है। CAG को सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी गई है बाबा साहब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम CAG के बारे में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। नंबर 1 नियुक्ति, नंबर 2 योग्यता, नंबर 3 कार्यकाल, नंबर 4 शपथ, नंबर 4 वेतन, नंबर 5 शपथ, उनका त्यागपत्र, CAG को हटाने की प्रक्रिया, CAG की रिपोर्ट ये किसे सौंपते हैं और CAG का भारत में इतिहास क्या रहा है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहली पॉइंट बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है CAG की नियुक्ति के बारे में। तो CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं और CAG की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है योग्यता, क्वालिफिकेशन। CAG की योग्यता भारत सरकार अधिनियम 1971 के अनुसार ये निर्धारित की गई है कि 10 वर्षों तक वह लोक सेवक रहे हों और लोक वित्त के जानकार रहे हों। और वैसे इसकी पोस्ट के लिए आवेदन भी होते हैं जो समय समय पर निकाले जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो उसमें उम्मीदवार के पास किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा संस्थान स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जिस राज्य में वे रहते हों उसकी दक्षता होनी चाहिए उस भाषा की, और उम्र 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जब CAG नियुक्त होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, तब उसमें उनकी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में पहले होता है, तब तक उनका कार्यकाल निश्चित रहता है। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है कार्यकाल। तो CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में से पहले हो तब तक रहता है। मतलब ऐसे यदि CAG की उम्र 50 साल है, जैसे CAG 50 वर्ष की अवस्था में अपॉइंट हुए हैं, तो ये आगे तक 6 वर्ष होने तक ही CAG रहेंगे। और यदि CAG 62 वर्ष की अवस्था में अपॉइंट हुए हैं तो 65 वर्ष तक ही अपॉइंट रह सकते हैं। जो दोनों में पहले होगा उसी समय तक ही रहेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट है वेतन। वेतन में मतलब CAG का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही होता है। CAG का वेतन भारत की संचित निधि से भारत व्यय के अंतर्गत आता है। अच्छा, भारत व्यय क्या है? भारत व्यय भी यह है जिसमें भारत की संचित निधि से दिया जाने वाला वेतन, वह वेतन जिसके लिए सदन में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा ही होती है, भारत व्यय कहलाता है। जिस अधिकारी को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाता है उसका वेतन भारत व्यय के अंतर्गत आता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मतलब भारत व्यय वह है जो दिया तो भारत के संचित निधि से जाएगा, लेकिन उस पर सदन में मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा ही होगी, वह भारत व्यय कहलाता है। और जिस अधिकारी को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाता है उसका वेतन भारत व्यय के अंतर्गत आता है। इस भारत व्यय के अंतर्गत CAG और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये इन्हीं दो के लिए इसके अंतर्गत रखा गया है, जहाँ तक मेरा मानना है। जैसे CAG के साथ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति नहीं, केवल जज यही आते हैं। अच्छा, आप सीएजी के वेतन में कटौती के बारे में। सीएजी का वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जाती है। नंबर 5, सीएजी की शपथ। सीएजी की शपथ भारत के संविधान की अनुसूची 3 के तहत, भारत के संविधान की सूची 3 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष होती है। राष्ट्रपति के समक्ष सीएजी की शपथ कराई जाती है अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 में जितने भी शपथ एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, मंत्री, इन सभी की राष्ट्रपति और न्यायाधीशों की सारी शपथ वो अनुसूची 3 के तहत कराई जाती हैं। अगला पॉइंट है त्यागपत्र। सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। सीएजी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। अब जो प्रक्रिया है ये इनके हटाने की प्रक्रिया है, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसे ठीक से समझना पड़ेगा आपके लिए। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया कैसे है, ठीक है, देखिए। सीएजी को ठीक वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए, अन्यथा वो पूरी नहीं मानी जाती। संसद में सीएजी को हटाने की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दोनों ही संसद में लाई जाती हैं, दोनों ही अभियोग। इसमें देखिए क्या होता है। लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर का नोटिस लोकसभा के स्पीकर को देना होता है। कितने? 100 सदस्यों के हस्ताक्षर का नोटिस लोकसभा के स्पीकर को देना होता है। अच्छा, अब दूसरा, राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर का नोटिस राज्यसभा के सभापति को देना होता है। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। अगला पॉइंट, अब लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति चाहे तो वह नोटिस स्वीकार कर लें या नहीं, ये उनकी मर्जी पर निर्धारित करता है, ठीक है। अगर वे नोटिस स्वीकार कर लें तो न्यायाधीश, ये एक जांच समिति बनाई गई 1968 के अधिनियम द्वारा, जिसमें 3 न्यायाधीश सदस्य होते हैं। तो न्यायाधीश 1968 के पास जांच जाएगी, जिसमें 3 सदस्य जांच करते हैं 1968 के अधिनियम अनुसार। जांच पर स्वीकृति मिलने पर फिर वह संसद में भेजा जाता है नोटिस। फिर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति की अनुमति पर हटाया जा सकता है। समझ गए? मतलब अगर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर उस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं तो जांच 1968 की एक समिति है उसके पास जाएगी, जिसमें 3 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। और फिर वहाँ से स्वीकृति मिलने पर फिर वह संसद में भेजा जाएगा नोटिस। संसद में भेजे जाने के बाद फिर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होकर नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति की अनुमति पर हटाया जा सकता है। अच्छा, यही सेम प्रक्रिया, यही बिल्कुल एज इट इज़ समान प्रक्रिया यही सीएजी के लिए भी निर्धारित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी जो प्रक्रिया है वही भारत के सीएजी के लिए भी निर्धारित है, पर अभी तक कोई भी न्यायाधीश या सीएजी इस प्रक्रिया से गुजरा नहीं है। केवल एक बार कोशिश हुई थी, जो न्यायाधीश थे उनका नाम मुझे ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, लेकिन उनके ऊपर अभियोग साबित नहीं हो पाया था, इसलिए वो बाइज्जत जांच पूरी होने के बाद उनके पास कोई
खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी अपनी रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं, फिर संसद से वह रिपोर्ट स्पीकर को दी जाती है, लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करते हैं। लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करके फिर से लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। फिर लोकसभा के स्पीकर इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर पेश करते हैं और उस पर चर्चा की जाती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इसमें समझाने के लिए और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सीएजी का इतिहास। अंग्रेजी शासन में सन 1860 से 1950 तक 16 सीएजी ने कार्यभार संभाला था। अंग्रेजी शासन में सबसे पहले सीएजी एडमंड डमंड रहे थे, जो 1860 से 1862 तक कार्यकाल रहा था उनका। अंग्रेजी शासन में सबसे आखिरी सीएजी सर वर्टी मुनरो स्टाइगो 1945 से 1948 तक रहे थे। इस 16 सीएजी के कार्यभार में सबसे ज़्यादा जो समय दिया था वो EF हैरिसन ने दिया था। वो सबसे ज़्यादा समय तक सीएजी रहे थे अंग्रेजी शासनकाल में, EF हैरिसन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सीएजी का इतिहास। स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी बी नरहरि राव रहे थे, जो सन 1948 से 1950 तक उनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान में सीएजी भारत के गिरीशचंद्र मुर्मू हैं और ये इस समय 14वें नंबर के सीएजी हैं। गिरीशचंद्र मुर्मू 14वें नंबर के सीएजी हैं। अब तक स्वतंत्र भारत में बी नरहरि राव 1948 सन 1950 के बाद ये इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद जो सीएजी रहे थे AK चंदा रहे थे और उनके बाद AK रॉय। AK रॉय के बाद S रंगनाथन रहे थे और S रंगनाथन के बाद A बक्सियो रहे थे। वो मैं लिस्ट बना दूंगा किसी दिन, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज के लिए क्लास में बस इतना ही, बाकी बाद में मिलती हैं फिर नए सेशन के साथ। ठीक है।